आज हम परिवारवाद की उस भावना का विश्लेषण करेंगे जिसने आज से ठीक 20 वर्ष पहले राष्ट्रवाद की भावना को हाईजैक कर लिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मानते थे कि एक देश की संस्कृति उस देश के लोगों के हृदय और आत्मा में बसती है। भारत की संस्कृति कहती है कि व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ा समाज और समाज से बड़ा राष्ट्र। लेकिन क्या यह भावना वाकई भारत के दिलों में बसती है या फिर भारत के लोगों की राय, भारत के नेताओं की राय हर युग में बदलती रहती है और वो इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें क्या सूट करता है। सामने वाला जो मरने वाला व्यक्ति है वो कौन है। अगर वो सैनिक है तो उनकी राय अलग होती है और अगर उनके परिवार का कोई व्यक्ति है तो उनकी राय बदल जाती है। नए नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से देश में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वो जो हिंसा हो रही है, कुछ लोग इस पर लगातार राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग इसे देश के नागरिकों के खिलाफ बता रहे हैं, तो कुछ लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं। लेकिन भारत में खुद को देश से ऊपर मानने वाली ये सोच बहुत पुरानी है। भारत के लोगों ने बार बार ये साबित किया है कि वो देश को छोड़कर हमेशा अपने परिवार को चुनते हैं, अपनों को चुनते हैं। ये आपने राजनीति में भी देखा होगा, लेकिन वैसे भी यही होता है। भारत के लोगों ने, नेताओं और पत्रकारों की जो राय है वो सहूलियत के हिसाब से बदलती रहती है। हर युग में ये राय बदल जाती है। जब तक बॉर्डर पर सैनिक शहीद होते रहते हैं तो देश के लोग ये कहते हैं कि कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, तब राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर उमड़ आती है। लेकिन जब आतंकवादी किसी के परिवार वालों को किडनैप कर लेते हैं तो यही लोग, यही मीडिया, यही नेता ये कहने लगते हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर को दे दो, हमें कश्मीर से क्या लेना देना। यानी हमारे देश में निजी हित हमेशा राष्ट्र हित से ऊपर होता है और राष्ट्र प्रेम परिवार प्रेम से हर बार हार जाता है। और हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं और नेता हैं वो तो हर युग में परिस्थिति के हिसाब से अपनी राय बदलते रहते हैं। वो ये देखते हैं कि उन्हें किस में फायदा है। इसलिए आज हम निजी हित को राष्ट्र हित से ऊपर मानने वाली इस सोच का विश्लेषण आपके सामने कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये भी अभी हम आपको बताएंगे। आज ही के दिन ये क्यों। भारत के आम लोग और राजनेता सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, फिर अपने परिवार के बारे में और फिर समाज और देश का नंबर सबसे बाद में आता है, अगर आया भी तो। जबकि होना ठीक इसका उल्टा चाहिए। भारत के लोगों की परिवारवाद वाली भावना राष्ट्रवाद की भावना को कैसे हाईजैक कर लेती है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम आज से ठीक 20 वर्ष पहले घटी एक घटना का विश्लेषण करना चाहते हैं। ये बात वर्ष 1999 के दिसंबर महीने की है, जो आज आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं आज ही की है। तब 5 महीने पहले ही भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। उस समय देश के लोग राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थे और समय आने पर देश के लिए मरने मिटने की कस्में खा रहे थे। कारगिल युद्ध भारत का पहला ऐसा युद्ध था जिसकी न्यूज चैनलों ने बड़े स्तर पर कवरेज की थी, क्योंकि तब तक 24 घंटे के न्यूज चैनल भारत में आ चुके थे। भारत के लोगों ने पहली बार टेलीविजन पर भारत के सैनिकों को लड़ते हुए देखा था। इसका असर यह हुआ कि हमारे सैनिकों की बहादुरी से जुड़ी कहानियां घर घर तक पहुंच रही थी और लोग सैनिकों की तरह सरहद पर जाकर लड़ने के लिए भी तैयार थे। लेकिन कारगिल युद्ध जीतने के ठीक 5 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इन भावनाओं का सच दुनिया के सामने लाकर रख दिया, इन भावनाओं की पोल खोल दी। 24 दिसंबर 1999 को नेपाल की राजधानी काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का अपहरण कर लिया गया। अमृतसर, लाहौर और दुबई में रुकने के बाद इस विमान को अफगानिस्तान के कांधार ले जाया गया और 31 दिसंबर तक ये विमान कांधार के हवाई अड्डे पर ही खड़ा रहा और इसमें मौजूद 190 लोग वहां पर बंधक बने रहे, जो ये नहीं जानते थे कि अब वो जिंदा बचेंगे या मार दिए जाएंगे। इस विमान में क्रू मेंबर समेत 191 लोग सवार थे। अपहरणकर्ताओं ने यात्रियों को छोड़ने के बदले में भारत की जेलों में बंद 36 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की थी। साथ ही मारे गए आतंकवादी सज्जाद अफगानी की लाश और $200 मिलियन यानी करीब 1400 करोड़ रुपए भी आतंकवादियों ने भारत सरकार से मांगे थे। यानी मांगों की जो लिस्ट थी वो बहुत बड़ी थी और दांव पर लगी थी 190 लोगों की जान, जो पूरी तरह से आतंकवादियों के कब्जे में थे। लेकिन शुरुआत में
भारत सरकार आतंकवादियों की मांग मानने के लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए बड़ी चालाकी से अपहरणकर्ताओं से बातचीत की अवधि को बढ़ाया गया। इस बातचीत को लंबा खींचा गया और अंत में मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर नामक आतंकवादियों की रिहाई पर फैसला ले लिया गया। और इसके बाद 31 दिसंबर 1999 को विमान में बंधक बनाए गए लोगों की घर वापसी हुई थी। बाद में इसी मसूद अजहर ने मशहूर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद की स्थापना की और यह आतंकवादी संगठन अब तक 331 भारतीयों की जान ले चुका है। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने ही 2001 में संसद भवन और जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमला किया था और इसी साल पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की जान लेने वाले आतंकवादी संगठन का नाम भी जैश ए मोहम्मद ही है। यानी जैश ए मोहम्मद जब बना, मसूद अजहर ने बनाया, उसके बाद से यह भारत पर बहुत भारी पड़ा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मसूद अजहर समेत 3 खूंखार आतंकवादियों की छोड़ने की नौबत क्यों आई? इसका जवाब आज ये है कि आज भी हमारे देश में आम लोगों के लिए परिवार से बढ़कर कुछ नहीं और राजनेताओं के लिए राजनीति से बढ़कर कुछ नहीं और मीडिया के लिए भी उनकी दुकान से बढ़कर कुछ नहीं। ये बात सही है कि उस वक्त 191 लोगों के परिवार गहरी चिंता में डूबे थे। वो नहीं जानते थे कि उनके परिवार के सदस्य जो इस प्लेन में मौजूद हैं वो जिंदा वापस लौटेंगे या सिर्फ उनकी लाश आएगी और उन्हें सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की ही थी। ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके लिए भारत सरकार पर उस समय किस तरह का दबाव डाला गया था? जो लोग उस विमान में मौजूद थे उनके परिवार लगातार सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और किसी भी कीमत पर अपनों को वापस लाना चाहते थे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे इसके लिए कश्मीर दे दिया जाए पाकिस्तान को, चाहे इसके लिए सारे आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए। इन लोगों का कहना था चाहे कश्मीर दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, बस हमारे घर वालों को वापस ले आओ। जब उस समय के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने इन लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि सरकार को देश के हित का भी ख्याल रखना होता है, तो वहां मौजूद भीड़ शोर मचाने लगी और उस समय एक व्यक्ति ने तो यहां तक भी कह दिया था कि भाड़ में जाए देश और भाड़ में जाए देश का हित। इस घटना का जिक्र उस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता ने अपने एक ब्लॉग में भी किया था। वर्ष 2008 में द ट्रूथ बिहाइंड कांधार नामक ब्लॉग में कंचन गुप्ता क्या लिखते हैं, आज मैं उसकी कुछ लाइन आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है, इसी दौरान एक शाम कारगिल के हीरो शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की पत्नी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची। उन्होंने अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें विमान में मौजूद लोगों के रिश्तेदारों से बात करने दी जाए। प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर शहीद की पत्नी ने मीडिया और लोगों से बात की। उन्होंने उस समय जो परेशान रिश्तेदार थे उन्हें समझाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि भारत को आतंकवादियों के सामने नहीं झुकना चाहिए। उन्होंने अपनी आपबीती उन लोगों को सुनाई और कहा कि उनके पति इस देश के लिए शहीद हुए थे और उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये युद्ध रुक जाए। उन्होंने अपने पति की शहादत को होने दिया और उन्हें इस बात का गर्व है। उन्होंने लोगों को समझाया कि कोई भी पीड़ा, कोई भी दुख राष्ट्र हित से बड़ा नहीं हो सकता, बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन तभी भीड़ में से कोई चिल्लाया और कहा कि ये खुद एक विधवा है और चाहती है कि दूसरी महिलाएं भी विधवा हो जाएं। फिर भीड़ में से किसी एक और व्यक्ति ने कहा कि ये कहां से आई है और इसके बाद लोग उनके साथ भी धक्का मुक्की करने लगे। यानी एक शहीद की पत्नी के साथ भी ये व्यवहार उस समय लोगों ने किया। उस वक्त शहीद अजय आहूजा की पत्नी की उम्र करीब 30 वर्ष की रही होगी, सिर्फ 30 साल। इतनी कम उम्र में अपने पति को युद्ध में खोने वाली एक महिला देशवासियों को राष्ट्र प्रेम का महत्व समझा रही थी और लोग उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे और उन्हें विधवा कहकर बुला रहे थे। कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले कई सैनिकों के परिवार ने उस वक्त प्रदर्शन कर रहे लोगों को यही बातें समझाने की कोशिश की और इन लोगों में शहीद लेफ्टिनेंट विजयन थापर के पिता कर्नल वीएन थापर भी मौजूद थे। आज हमने इस घटना का जिक्र अपने ब्लॉग में करने वाले पत्रकार कंचन गुप्ता और शहीद लेफ्टिनेंट विजयन थापर के पिता वीएन थापर से भी बात की। शहीद विजयन थापर ने कारगिल युद्ध के दौरान शहादत दी थी। इन दोनों की बातें सुनकर आप समझ जाएंगे कि उस वक्त जनता के दबाव में, मीडिया के दबाव में, विपक्षी नेताओं के दबाव में देश में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया था कि लोगों ने राष्ट्रहित को ठोकर मार दी। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की जो
विधवा थी वो खुद आई, उनसे पूछा, सिक्योरिटी ने पूछा होगा कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा मैं स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की पत्नी हूं। अब सबसे अपील की, हाथ जोड़ के अपील की कि मैं अपने पति को खो चुकी हूं, आप लोग धीरज रखें, सरकार को अपना काम करने दें। और ये लोग उल्टे उसको कोसने लगे, चल यहां से, भाग यहां से। तो ये वो दृश्य बहुत ही दुखदायक था। ये ऐसे हुआ था कि जो लोग परिवार जिनके संबंध थे उन पैसेंजर्स के साथ, उन्होंने अपना बिल्कुल धैर्य तोड़ दिया और उन्होंने बड़ी बेसब्री के साथ जाके सड़कों पर गिरना शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री के ऊपर इतना उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया जो हमारे समझ से बाहर था। परिवार वाले बात करने के लिए स्टेट में नहीं थे, वो लोग मतलब बहुत बाल खींच रहे थे, जमीन पे रेंग रहे थे और इस तरह की बातें कर रहे थे। तो कोई किसी की बात, हमारी बात तो सुनने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। तो उस समय माहौल ऐसा था कि शहीदों के परिवारों की भी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। आज आपने देखा होगा, शहीद के परिवार जब कहीं बाहर निकलते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं, लोग अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदल देते हैं, उस पर तिरंगा लगा देते हैं। अगर लेकिन इन्हीं लोगों के ऊपर कोई विपदा आ जाए या इनके अपने परिवार का कोई व्यक्ति फंस जाए तो ये सारी जो राष्ट्रवाद की बातें हैं ये धरी की धरी रह जाती हैं। बंधकों के परिवार वालों के साथ उस वक्त देश की मीडिया ने भी सरकार पर अभूतपूर्व दबाव बना दिया था। यानी जो देश का मीडिया था वो भी इन्हीं लोगों के साथ मिल गया था और 24 घंटे न्यूज चैनल्स पर लगातार लाइव टेलीकास्ट तब चल रहा था। एक ऐसा पूरे देश में माहौल तैयार कर दिया गया जिसके सामने सरकार को झुकना ही पड़ा। सरकार को लगा कि देश का मूड बिल्कुल यही है, पूरा देश यही चाहता है। और सरकार को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि प्रदर्शन हो रहे थे, लोग सड़कों पर आ गए थे, सारे दिन न्यूज चैनल्स पर यही खबर चल रही थी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ रहा था और सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। विपक्षी दल लगातार सरकार से जवाब मांग रहे थे और कह रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और लोगों ने कह दिया था कि अगर आपको कश्मीर भी देना पड़े तो दे दीजिए। यहां हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि जी न्यूज देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल है। जी न्यूज उस समय भी देश का सबसे बड़ा चैनल था और जी न्यूज पर भी इस पूरे घटनाक्रम का लाइव टेलीकास्ट आ रहा था। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। उस वक्त एयरपोर्ट पर बैठे हुए लोग भी लगातार कांधार हाईजैक के अपडेट्स जी न्यूज पर ही इसी तरह देखा करते थे जैसे अभी आप देख रहे हैं। लेकिन आज हमें अपनी गलती स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही। हमने उस समय ये गलती की। जी न्यूज पर भी हाईजैक की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरें लगातार दिखाई जा रही थी और हम भी उस वक्त उस भीड़ का हिस्सा बन गए थे जिसने सरकार पर यह दबाव डाला कि इन यात्रियों को कुछ भी करके रिहा कराना ही चाहिए। और हमारे कैमरों पर भी लोग अपने गुस्से का इजहार तब कर रहे थे और सरकार को नाकामी के लिए कोस रहे थे और हम ये सारी बातें दिखा रहे थे। वो एक भूल थी। एक जिम्मेदार मीडिया को ना उस समय ऐसी बात करनी चाहिए थी और ना आज ऐसी बात करनी चाहिए। लेकिन आज हम आपके सामने स्वीकार करते हैं कि उस वक्त हमसे भी ये गलती हुई थी। बाद में हमने इसका पश्चाताप करने की बहुत कोशिश की और अब अगर आपने देखा होगा तो हम जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो इस समय हम कोई ऐसी बात नहीं करते जो देश के खिलाफ जाए या जो राष्ट्र के खिलाफ जाए। लेकिन उस समय ऐसा ही हुआ था। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त लोगों को देश की नहीं बल्कि सिर्फ अपनों की फिक्र थी, चाहे देश हमेशा के लिए दुनिया के सामने कमजोर हो जाए। और इसीलिए शायद राष्ट्रहित से समझौता कर लिया गया। सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज नए नागरिकता कानून को लेकर हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही स्थिति आज हमने ये विश्लेषण आपके लिए इसलिए करने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि आज जो स्थिति है देश में ये लगभग वैसी ही है जैसे आज से 20 साल पहले 99 में थी जब ये घटना हुई थी। सब लोगों की सिर्फ एक ही मांग थी, जितने भी यात्री IC-814 की हाईजैकिंग में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए और उसके लिए सरकार को चाहे कुछ भी करना पड़े सरकार को करना चाहिए। यह तत्कालीन केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा था।
लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत थी कि देश के लोगों की जान के साथ कोई समझौता ना किया जाए। इसलिए तत्कालीन एनडीए सरकार ने, तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी सरकार ने 20 साल पहले हर राजनीतिक पार्टी से उसकी राय जानी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वक्त देश के लोगों की भावनाओं को भड़काने वालों में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी उतने ही शामिल थे, जिनके बारे में हम आपको आज आगे बताएंगे। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये वो नेता हैं जिनकी हर युग में राय बदल जाती है। ये देखते हैं पहले कि इन्हें किससे फायदा हो रहा है, वोट बैंक किससे बढ़ेगा, और उस हिसाब से ये अपनी राय बदलते हैं। 20 वर्ष पहले IC-814 के यात्रियों की रिहाई के बदले भारत को मसूद अजहर सहित 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, और तब से लेकर आज तक भारत को एक राष्ट्र के तौर पर उस कमजोरी का खामियाजा हर पल भुगतना पड़ा है। आज हमने जी न्यूज की लाइब्रेरी से 20 साल पुरानी वो तस्वीरें निकाली हैं जब जनता के दबाव, उनके गुस्से और आक्रोश के सामने भारत की सरकार को झुकना पड़ा था, और इसमें साथ दिया था देश के मीडिया ने, विपक्षी नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने। लेकिन देश के आम नागरिकों की बात करने से पहले जरा देश के सैनिकों और उनके परिवार की बात कर लेते हैं। इससे आपको ये समझ में आएगा कि एक साधारण नागरिक और एक सैनिक के परिवार की सहन शक्ति में कितना बड़ा फर्क होता है। और इसके लिए हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कही गई 2 बातों का जिक्र करना चाहते हैं। वो कहा करते थे, आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि मैं संकट और विपदाओं से भयभीत नहीं होता, कठिन वक्त में भी मैं भागूंगा नहीं, आगे बढ़कर समस्याओं का सामना करूंगा। हम नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, उनके साहित्य को भी पढ़ते हैं, उनकी तस्वीरें भी लगाकर रखते हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनके जो विचार थे, जो कहा था, शायद वो हम भूल चुके हैं, और या ये कह लीजिए कि वो हमें सूट नहीं करता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कही गई ये दोनों बातें सिर्फ देश के सैनिकों और उनके परिवारों पर ही लागू नहीं होती, ये भारत के हर आम नागरिक के मन में एक मंत्र की तरह जीवित रहनी चाहिए। लेकिन क्या ये जीवित है? अफसोस की बात यह है कि 20 साल पहले कांधार हाईजैक के दौरान भारत के लोगों की मजबूत इच्छा शक्ति कमजोर पड़ गई थी। लेकिन इन 20 वर्षों के दौरान देश ने 3 सैनिकों और उनके परिवारों का हौसला भी देखा है। इसलिए सब कुछ बुरा है ऐसा ही नहीं है, हम वो हौसला भी आज आपको दिखाएंगे। आज उन 3 सैनिकों और उनके परिवारों को भी याद करने का दिन है, और इन 3 सैनिकों के नाम हैं विंग कमांडर अभिनंदन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता और नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव। इस वक्त आप जून 1999 की तस्वीरें देख रहे हैं, जब भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की एक बहुत बड़ी वजह थी IC-814 के हाईजैकिंग से करीब 7 महीने पहले कारगिल युद्ध के दौरान 27 मई 1999 को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक वैसे ही जैसे अभी हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने हमारे एक और सैनिक को कब्जे में ले लिया था, विंग कमांडर अभिनंदन को। उस वक्त उनके साथ पाकिस्तान में अमानवीय व्यवहार किया गया। जब उन्होंने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया तो उन्हें बुरी तरह से पीटा गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उनकी सार्वजनिक परेड करवाई और इस परेड का टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में रहने के दौरान भी नचिकेता की हिम्मत ने जवाब नहीं दिया, और उनके माता पिता ने भी पूरे धैर्य के साथ अपने बहादुर बेटे के वापस लौटने का इंतजार किया। उन्होंने सरकार पर दबाव नहीं डाला, शोर नहीं मचाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इंटरव्यूज नहीं दिए कि हमारे बेटे को कुछ भी करके वापस लाएं। उन्होंने न तो शोर मचाया, न धरना प्रदर्शन किया, और न ही तत्कालीन केंद्र सरकार पर अपने बेटे की जल्द रिहाई के लिए कोई दबाव बनाया। उस वक्त स्थिति ऐसी थी कि भारत ने पाकिस्तान पर दबाव तो बनाया हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के नचिकेता की खबर को प्रमुखता से छाप भी रहा था, और पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र संघ का दबाव भी था, जिसके बाद पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा और 3 जून 1999 को के नचिकेता को रिहा करना पड़ा। 8 दिनों तक पाकिस्तान के कब्जे में रहने के बाद जब वो वापस भारत लौटे, उस वक्त भी उनके अंदर का सैनिक झुकने को तैयार नहीं था। जून 1999 में जब प्रधानमंत्री वाजपेयी से मिलने पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल किए, लेकिन उनकी भाषा आम नागरिकों वाली नहीं थी, बल्कि उनकी भाषा सैनिकों वाली थी।
माइक के पास आ जाइए। आई डोंट नो वेयर आई वाज। सर कैप्टिविटी में आप पर कोई टॉर्चर किया गया था, कोई बदसलूकी किया गया था? Regarding this, the Air Force will give you a statement in a few days. Are you denying that you were tortured? I'm not giving any comments on this as of now. नहीं, आपको ठीक से रखा गया था वो पाकिस्तान? मेरे ख्याल से वो सवाल एक ही है, इसके जवाब बाद में मिलेगा। तो आपने देखा एक अनुशासित सैनिक कैसा होता है, उसके साथ इतना कुछ हुआ। वो ये भी नहीं जानता था कि वो जिंदा अपने घर वापस लौटेगा या उसकी लाश जाएगी। लेकिन मीडिया ने जब जितने भी सवाल किए, उन्होंने बहुत ही अनुशासन के साथ सबका जवाब दिया और यही कहा कि एयरफोर्स इसका जवाब देगी। ठीक इसी तरह भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव और उनके परिवार को अब आप याद कीजिए। पाकिस्तान ने ईरान से कुलभूषण जाधव का अपहरण किया, जासूसी के केस में फंसाकर उन्हें फांसी की सजा दे दी। उन्हें किसी प्रकार की काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई। उनके डॉक्टर्ड वीडियोस का दुष्प्रचार करके परिवार को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन इस मुश्किल परिस्थिति में भी कुलभूषण जाधव का परिवार बिल्कुल शांत रहा। उन्होंने उफ तक नहीं की। वो ना तो धरने पर बैठे, प्रदर्शन नहीं किया, ना उन्होंने केंद्र सरकार पर किसी तरह का कोई दबाव डाला, ना मीडिया में आकर कोई इंटरव्यू दिया, क्योंकि वो जानते थे कि भारत की सरकार कमांडर जाधव की रिहाई के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। यहां तक कि पूरे मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लेकर गई भारत सरकार, जहां भारत को जीत मिली और कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगी। 2016 से 2019 के बीच कई ऐसे मौके आए जब कमांडर जाधव के परिवार को कमजोर करने की, मानसिक रूप से तोड़ देने की कोशिश की गई। आज दिसंबर 2017 की उन तस्वीरों को याद कीजिए जब कमांडर जाधव की मां और उनकी पत्नी उनसे मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान गई। उस वक्त पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, लेकिन एक सैनिक का परिवार अपने बेटे की तरह निडर होकर खड़ा रहा। वाले भाई आगे बढ़ते हैं, आगे सवालों की बौछार होती रही, लेकिन यह परिवार चुप रहा। एक सैनिक देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, लेकिन एक आम नागरिक अपने प्राणों के लिए देश की आहुति दे देता है। ये फर्क है। अब विंग कमांडर अभिनंदन की बात करते हैं, जिन्हें करीब 60 घंटों तक अपने कब्जे में रखने के बाद पाकिस्तान ने 1 मार्च को इसी साल रिहा किया। 27 फरवरी 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन ने भारत की वायु सीमा में घुसकर हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने वाले पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। उसके बाद पाकिस्तान वो इस कार्रवाई में उनका अपना MiG-21 फाइटर जेट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में क्रैश कर गया और उन्हें पाकिस्तान की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। उस दौरान घायल होने की स्थिति में भी उन्हें पीटा गया, उन्हें टॉर्चर किया गया। लेकिन दूसरी तरफ भारत में उनके माता पिता किसी धरने पर नहीं बैठे, उन्होंने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, कोई टेलीविजन इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की वापसी का भरोसा था। और अगर उनका बेटा वापस नहीं भी आता तो भी उनके मां बाप इस बात के लिए तैयार थे। ये तस्वीरें देखिए जब इसी साल मार्च में विंग कमांडर अभिनंदन के माता पिता चेन्नई से दिल्ली आ रहे थे अपने बेटे का स्वागत करने के लिए। उस वक्त जैसे ही विमान के अंदर मौजूद लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि वो विंग कमांडर अभिनंदन के माता पिता हैं, विमान में मौजूद सभी लोग उनके सत्कार में जोर जोर से तालियां बजाने लगे। लेकिन तालियों के इसी शोर के बीच एक विरोधाभास छुपा हुआ है। पहले आप ये तालियां देखिए। आप
इसमें एक विरोधाभास है, क्योंकि तालियां बजाने वाले यही लोग अगर एक दिन के लिए भी विंग कमांडर अभिनंदन के मां बाप की जगह खुद आ जाएं, तो इनके विचार रातों रात बदल जाएंगे और इनके लिए परिवार देश से ऊपर आ जाएगा। विंग कमांडर अभिनंदन के माता पिता ने भी बहुत अनुशासन के साथ इस दौरान देश का साथ दिया और कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे देश कमजोर हो सके। 20 साल पहले वर्ष 1999 में भी ऐसा ही हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि 20 साल पहले सैनिकों की बजाय आम नागरिक उस दिन फंस गए थे और उन्हीं आम नागरिकों के परिवार वालों के चेहरे का रंग मिनटों में बदल गया। उस समय किसी को राष्ट्र की परवाह नहीं रही, सबको IC 814 में फंसे अपने लोगों की फिक्र थी। तत्कालीन सरकार हर संभव कोशिश कर रही थी, हर रणनीति पर चर्चा हो रही थी, लेकिन लोगों का दबाव इतना ज्यादा था, मीडिया का दबाव इतना ज्यादा था और देश का माहौल ऐसा बन गया था कि राष्ट्र कमजोर पड़ गया और हमें 3 आतंकवादियों को ना चाहते हुए भी रिहा करना पड़ा। इस मनोदशा को समझने के लिए आपको 20 वर्ष पुरानी कुछ तस्वीरें आज देखनी चाहिए और इन बातों को आज फिर से याद करना चाहिए। मर्डर केस चलेगा आप लोगों पुलिस पीपल सिटिंग इन दिस। उन्होंने मना किया है। हम ये कहना चाहेंगे, हमें ये कहना है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमारे सारे बच्चों को बचाओ। बच्चे वहाँ 72 घंटे से ऐसे बैठे हुए सीट के ऊपर, चाहे आप दो आदमी को भैया हमें जाने दो, मेरे भाई को अटल बिहारी जवाब दो, अटल बिहारी जवाब दो, अटल बिहारी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, कहाँ है, जवाब दो, जवाब दो। And I wish to tell you that Mr. DeBell, upon reaching there, got in touch with the pilot and inquired about the welfare of all the passengers that are inside. Additional blankets and food and water has been made available. I recognize the difficulties and discomfort that they are having to suffer. We have persuaded Mr. Jamel to also speak to the hijackers. We will come to know whether he succeeds in talking to the hijackers. जो लोग आज की डेट में 150 लोग जो अंदर बैठे हैं उनके लिए कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो मैं तो सोचता हूँ भी निकम्मापन सिक्योरिटी ने तो साबित किया है। हिंदुस्तान की और नेपाल की सिक्योरिटी जो है इस टाइम नेपाल की सिक्योरिटी बिल्कुल नील बटा नील साबित हो गई है। और दूसरा काम जो हमारी सरकार जो है जल्दी डिसीजन नहीं लेगी तो ये भी निकम्मे साबित होंगे पब्लिक के अंदर। इट इज अ केयरलेस अप्रोच ऑफ दिस नेशन। TVs, their telephone numbers are saying flight is landing at 5, 6, 7, 9. What are the authorities? Authority? Who is the authority here? In this country there is an authority. You are talking of authorities here. 24 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए कल से बैठे हुए, अभी तक कोई हमारी सरकार ने डिसीजन नहीं लिया। पहली गलती तो नेपाल ने करी, सिक्योरिटी ने करी, और दूसरी गलती ये हमारे भारत सरकार के मंत्री या सरकार के अधिकारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक 24 घंटे में अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए। जिनके बच्चे हैं या जिनका खून है उनको तो निराशा होगी, जब तक वो नहीं मिलेंगे जब तक वो तो गुस्सा भी करेंगे, गाली भी निकालेंगे, सब काम करेंगे। सरकारी बातचीत तो चल रही है, सरकारी तौर पे बातचीत जो चल रही है, हम तो संतुष्ट जब ही होंगे जब ही हमारे बच्चे हमारे को मिलेंगे। तो आपने देखा उस वक्त जसवंत सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मीडिया के लिए बताने के लिए कि कांधार हाईजैक में लेटेस्ट क्या है, सरकार क्या कर रही है, उस वक्त भी जो बाहर के जो लोग थे, जो लोगों के रिश्तेदार थे, परिवार थे, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आ गए और सीधे मंत्री से सवाल पूछने लगे, सरकार से सवाल पूछने लगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वो कहने लगे, आपने सुना होगा, एक डॉक्टर ने कहा मैं डॉक्टर हूं, मैं सर्जन हूं, वी आर दी बैकबोन, हम देश की मिडिल क्लास हैं, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल आप सबसे ये है कि जब हमारे देश के सैनिक शहीद होते हैं,
तब आप में से कितने लोग इसी तरह आहत होकर, क्या कभी तब हमारे देश के इतने सारे छात्र जो आजकल बाहर निकले हुए हैं, देश के इतने सारे लोग जो नागरिकता कानून पर हिंसा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा है, क्रोधित हैं, क्या जब हमारे सैनिक मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, तब इनमें से कोई लोग सड़कों पर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, अपना गुस्सा जाहिर करते हैं? क्या सरकार से ये कहते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं? कभी नहीं। इसलिए जब तक मिडिल क्लास का अपना कोई आदमी नहीं फंसता, तब तक वो कुछ नहीं करता। और इसीलिए बार बार हम आज आपसे ये बात कह रहे हैं कि राष्ट्र हित और अपने हित में ये फर्क होता है। एक सिविलियन का परिवार मुसीबत में कैसे बिहेव करता है और एक सैनिक का परिवार उस समय कैसा व्यवहार करता है, ये अंतर आज आपने देखा होगा। 20 साल पुरानी इन तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि उस वक्त राष्ट्र कमजोर हो गया था और उसी कमजोरी का नतीजा हमारा देश अब तक भुगत रहा है। वर्ष 1999 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर और वर्तमान में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल आतंकवादियों से बात करने तब कंधार गए थे। उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो आतंकवादियों से बातचीत करके इन लोगों को छुड़ा कर लाए और उन्होंने विमान में सवार लोगों को रिहा कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तब निभाई थी। 10 साल पहले अजीत डोवल ने जी न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था और तब ये उन्होंने बताया था कि कैसे उस घटना की वजह से एक राष्ट्र के तौर पर भारत कमजोर साबित हुआ और उसके पीछे आम जनता और मीडिया द्वारा बनाया गया दबाव था। हम लोग ऐसी पोजीशन में थे कि जहां पर हम लोग वल्नरेबल थे। हमारे चारों तरफ तालिबान के लोग थे, उनके टैंक्स थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन थी, उनके थ्रू हम लोगों को नेगोशिएट करना पड़ रहा था। आईएसआई के लोग वहां पर थे। तो एक दूसरी मुश्किल थी कि हाईजैकर्स को भी यह पता था कि हम लोग प्रेशर में हैं, हम ऐसी टर्राइन में हैं जो कि होस्टाइल टर्राइन है। तीसरी बात ये थी कि उनके बारे में इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए जितना हम बातचीत से कर सकते थे उतना तो हम कर रहे थे, लेकिन हमसे ज्यादा उनको पता था हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। इसलिए बार बार नेगोशिएशन के दौरान करते, देखिए अभी जी टीवी के अंदर में यह खबर आई है, क्योंकि आईएसआई वाले उनका मिनट टू मिनट बता रहे थे और हमेशा उनका रिफ्रेन ये होता था कि आप क्या करेंगे, आपकी भी तो मजबूरी है, अपनी जनता को देखिए, अपनी मीडिया को देखिए, जो आपकी सरकार को मजबूर करेगी आपको तो छोड़ने ही पड़ेंगे, आप इससे हट नहीं सकते। तो प्रेशर जो ग्राउंड सिचुएशन का प्रेशर था वो उनके लिए एक इंटेलिजेंस इनपुट था जो कि उनके फेवर में था। और हमारे को 31 दिसंबर तक जिस तरह का दबाव आ रहा था कि जल्दी से जल्दी वो करें, देश के अंदर में बहुत ज्यादा एक वैसी भावना पैदा हो रही थी और राष्ट्र का मनोबल एक बड़ी भारी चीज होती है। कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी फौज, कोई भी ये इस चीज को इस तरह के कदम नहीं लेती है जिससे राष्ट्र का मनोबल टूट जाए। अगर राष्ट्र का मनोबल ये होता है कि हमारे इतने लोग बेगुनाह वहां पर मारे जा रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा भारी कीमत चुकानी पड़ती। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो प्रोफेशनल तरीके से अगर हम अपने गेन्स को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते तो हमने अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश की। मलाल तो जरूर है, एज ए नेशनलिस्ट राष्ट्र के सम्मान को, राष्ट्र के एक गौरव को एक वो लगा, इसका मलाल है। हम वो नहीं कर पाए जो कि एक हमारे शक्तिशाली राष्ट्र को करना चाहिए था इस हाईजैकिंग को रोकने के लिए, इस एयरक्राफ्ट को कंट्री से बाहर नहीं ले जाने के लिए। इसका एज ए नागरिक मलाल जरूर है कि हम लोग ये नहीं कर पाए, लेकिन इस बात का पर्सनल तौर से ये मलाल था कि जब ये हाईजैकर्स वहीं पर थे तो मैं हवाई जहाज के अंदर स्वयं गया था और मैं उनके कॉकपिट के रास्ते नीचे की लैडर से गया था और मैंने सारे के सारे हाईजैकर्स, सारे के सारे पैसेंजर्स को एड्रेस किया था और सारे के सारे पैसेंजर्स को मैंने ये कहा था, हाईजैकर्स भी वहां पर थे, कि आप लोग आजाद हैं और भारत की सरकार और भारत देश पूरा आपके साथ है और हम आप लोगों को यहां से सुरक्षित ले जाएंगे, है ना। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का जरूर मलाल था कि ये लोग इतने डरे हुए थे और इनके अंदर में उस वक्त में एक राष्ट्रीयता की भावना जितनी होनी चाहिए वो नेचुरल था, शायद इतने समय तक कोई भी रहता तो वो होता। वर्ष 1999 में भारत के सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्री थे शरद यादव और IC-814 की हाईजैकिंग घटना को उन्होंने बहुत करीब से देखा था क्योंकि तब वही इस विभाग के मंत्री थे। 20 साल पहले भारत सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लेकर चला जाए और उस मुश्किल परिस्थिति का मिलकर सामना किया जाए, लेकिन उस वक्त देश में जिस प्रकार का माहौल था उसकी यादें आज भी शरद यादव के जहन में ताजा है। आगे बढ़ने से पहले
आपको शरद यादव का 20 साल पुराना बयान और फिर 9 महीने पुराना बयान ध्यान से सुनना चाहिए। मैं आपसे इतने कह सकता हूं कि इस बाबत यानी अभी सब तरफ बातचीत सब तरफ हो रही है, सब लोग लगे हुए हैं, विदेश मंत्री यशवंत सिंह, प्रधानमंत्री जी, सभी लोग, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ आडवाणी जी, हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा प्राइमरी जो सबसे कंसर्न जो है वो जो पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी है। हमारी प्रायोरिटी जो है सिविल एविएशन की है, बाकी सरकार पूरी इस काम में लगी हुई है। वातावरण जो है वो देश भर में बहुत चर्चा है। एयरपोर्ट पे मुझे घेराव किया गया, अटल जी के बंगले को लोग जो प्राइम RCR है जो है उसको, उसके पास भी आदमी जुलूस निकाल के आ गए थे। लेकिन सरकार को ही फैसला करना पड़ता नहीं है। मैं तो सहमत नहीं था इस फैसले से। उस वक्त सरकार पर दबाव डालने का काम सिर्फ जनता और मीडिया ने ही नहीं किया था, बल्कि उस वक्त की विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी लगातार सरकार पर दबाव बना रही थी। ऊपरी तौर पर तो कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल ये कह रहे थे कि वो सरकार के साथ हैं, लेकिन असल में ऐसा था नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI की बड़ी नेता वृंदा कारत उस वक्त अक्सर बंधकों के परिवार वालों से मिलने 7 रेसकोर्स रोड जाया करती थी। 7 रेसकोर्स रोड का मतलब है प्रधानमंत्री निवास। 7 रेसकोर्स रोड पर जितने भी परिवार के जो सदस्य थे, जिनके लोग वहां उस प्लेन में फंसे हुए थे, वो सब विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां बैठे हुए थे। उन्होंने वहीं कैंप किया हुआ था। प्रधानमंत्री वाजपेयी के घर के बाहर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे। पत्रकार कंचन गुप्ता के मुताबिक वृंदा कारत अक्सर बंधकों के रिश्तेदारों से मिलने वहां जाया करती थीं और धीरे धीरे वहां ऐसा माहौल बनने लगा कि सरकार को किसी भी कीमत पर बंधकों को रिहा कराना ही पड़ा। यानी आग में घी डालने की कोशिश विपक्षी नेताओं ने की। अफसोस की बात यह है, उस वक्त देश के लोगों की भावनाओं को भड़काने वालों में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता शामिल थे। उस वक्त कांग्रेस के नेता अक्सर ये दावा करते थे कि वो सरकार के हर फैसले के साथ हैं, लेकिन बंधकों की रिहाई के कुछ वक्त बाद ही कांग्रेस ने इस पर राजनीतिक बयानबाजी करनी शुरू कर दी थी। 20 साल पहले इस मामले पर कांग्रेस का क्या रुख था, आज आपको वो भी देखना चाहिए। पॉलिटिकल अथॉरिटी को तभी कांटेक्ट करें जब नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाए, या ऐसी स्टेज आ जाए जहां बिल्कुल सेफ है और नेगोशिएशन हाईजैकर से शुरू हो जाए। तब तक की ड्रिल लिखी हुई है। मैं महसूस करता हूं कि जब जहाज अमृतसर से उड़ा वो सबसे बड़ी भूल हुई। CM जी ने ना तो गाइडलाइन फॉलो की पूरी तरीके से, ना इफेक्टिवली उनको लागू किया। और ये क्या करें, पुराना रिकॉर्ड मंगाओ 93 में क्या हुआ था, वो फाइलें पढ़ने में लगे रहे, टाइम वाज रनिंग। दूसरा, जो प्रोफेशनल लोग थे वो आर एक्सपर्ट इन दिस, दे वर नॉट डिप्लॉयड। एक पॉसिबिलिटी थी जहाज को एयरबॉर्न रखते, NSG ऑन बोर्ड, तब मर्जी डायरेक्शन दे देते कोड वर्ड में, अबे तुम वहां लैंड कर जाओ। अमृतसर लैंड करने से पहले हमारे जो हाईजैक जहाज था, उससे पहले NSG जरूर वहां होनी चाहिए। तो आपने अक्सर एक दो शब्द हैं जो आपने अक्सर सुने होंगे, पढ़े होंगे, और जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो एक शब्द आता है सिक्योरिटी लैप्स। बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स हुई है। दूसरा एक और शब्द आपने सुना होगा जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस फेल्योर। बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है। ये दो शब्द बड़े आसान शब्द हैं और इन्हें इस्तेमाल करना इससे भी आसान है। कभी भी कोई घटना हुई, आप कह दीजिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, इंटेलिजेंस फेल्योर है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, वो मुस्तैद क्यों नहीं थी। ये सवाल सबसे आसान सवाल होता है और हर दौर में विपक्षी नेता कोई भी हो, वो इन्हीं सवालों को उठाता है। वो यही कहता है कि आपकी सरकार ने, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने ठीक से काम नहीं किया। इतना ही नहीं, वर्ष 2000 में CPI के एक और बड़े नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने भी सरकार पर सच छिपाने का आरोप लगाया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की तत्कालीन सरकार पर यह आरोप लगाया था कि सरकार ने उन्हें यह तो बता दिया कि जसवंत सिंह कांधार जा रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों के साथ हुई डील के बारे में उन्हें बताया नहीं गया। और इसी साल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देश के मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल को कांधार हाईजैकिंग मामले का डील मेकर कहकर पुकारा था। कुल मिलाकर हमारे देश में आम लोगों के लिए उनका परिवार सर्वोपरि है, तो राजनेताओं के लिए सत्ता सुख से बड़ा कोई सुख नहीं। और जो समाज परिवार और सत्ता के सुख के सामने राष्ट्रहित को नहीं रख पाता, उस समाज में स्वतंत्रता को बड़ी आसानी से हाईजैक किया जाता है।
किया जा सकता है और आज हमारे देश में यही हो रहा है। 20 साल पहले जो कुछ हुआ था उससे हमें सीख लेनी चाहिए। IC-814 की हाईजैकिंग के समय लाल कृष्ण आडवाणी भारत के गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। अपनी जीवनी मेरा देश मेरा जीवन में लाल कृष्ण आडवाणी ने IC-814 के हाईजैक की पूरी कहानी लिखी है। इस किताब में उन्होंने बताया है कि तब सरकार की मुश्किलें क्या क्या थी। LK आडवाणी ने लिखा है कि इस मामले में अपहरणकर्ताओं पर कोई दबाव नहीं था और वो जब तक चाहते बंधकों को अपने कब्जे में रख सकते थे, क्योंकि 3 बातें उनके पक्ष में थी। पहली बात ये कि आतंकवादी एक अनुकूल क्षेत्र में थे, यानी अपने इलाके में थे। तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ भारत के कोई राजनीतिक संबंध नहीं थे और तब वहां की सत्ता और प्रशासन ने अपहरणकर्ताओं पर दबाव डालने का कोई संकेत नहीं दिया। दूसरी बात यह थी कि कोई भी कार्रवाई करने के लिए भारत के विमानों को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता, जिसकी इजाजत निश्चित रूप से पाकिस्तान नहीं देता। आडवाणी जी ने यह भी लिखा कि जब उनके पास यह विश्वसनीय सूचना थी कि आतंकवादी विमान को विस्फोटक से उड़ा देने के लिए तैयार थे, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत सरकार पर बंधकों को कैसे भी छोड़ा लाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। LK आडवाणी ने लिखा है कि जब इस संकट ने तीसरे दिन में प्रवेश किया तो कुछ बंधकों के रिश्तेदारों द्वारा प्रधानमंत्री आवास के सामने आवेशपूर्ण प्रदर्शन किए गए। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये दबाव आंशिक रूप से ही सही बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों के उकसाने का परिणाम था। कुछ टीवी चैनलों ने भी दिन रात प्रसारण करके इन प्रदर्शनों को प्रमुखता से दिखाया, जिससे लोगों में यह धारणा बनती थी जैसे कि इतने भारतीयों का जीवन खतरे में होने पर भी सरकार कुछ कर नहीं रही थी। ये सब देखकर मैं हैरान हुआ कि भारत के राज्य तंत्र के बारे में कहा जाता है कि वो एक नरम तंत्र है, परंतु क्या भारतीय समाज भी एक नरम समाज बन गया है? तब ये देखकर कुछ सुकून मिला कि टीवी पर दिखाए जा रहे इन प्रदर्शनों ने कारगिल के शहीदों के रिश्तेदारों को बाध्य किया कि वो बंधकों के रिश्तेदारों से धैर्य रखने के लिए कहें। कांधार में बातचीत के लिए गई हमारी टीम ने समझौते की चर्चा मजबूती से की, जिसके कारण वो जेल में बंद 36 आतंकवादियों को रिहा करने की मांग को कम करके केवल 3 आतंकवादियों तक लाने में सफल रहे। उस समय विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह ने भी अपनी किताब अ कॉल टू ऑनर में इस घटना का जिक्र किया है। मुझे आज भी उस घटना को याद करते हुए शर्म आती है कि कैसे सरकार को शर्मिंदा करने के लिए उस समय राजनेताओं के एक गैंग ने विरोध प्रदर्शनों को प्रायोजित किया था। ऐसा वो लिख रहे हैं अपनी किताब में। उन्होंने आगे लिखा है, कार्यकर्ताओं को कहकर सड़कें जैम करा दी गईं। प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान बार बार हंगामा किया गया और सड़कों पर लेट लेट कर देश में डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई। वो आगे लिखते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये लोग इतने बेहूदे तरीके से विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे थे, लेकिन इससे इन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच भारत को बदनाम करने में सफलता जरूर मिल गई थी। आप कह सकते हैं कि 20 वर्षों में विपक्षी दलों का चरित्र रत्ती भर भी एक जरा सा भी नहीं बदला। देश की जनता का चरित्र भी शायद नहीं बदला है। तब भी हमारे देश में जयचंद थे और आज भी हमारे देश में जयचंद मौजूद हैं। तब भी देश की जनता कमजोर पड़ गई थी और यह कह दिया था कि आतंकवादियों को छोड़ दो। आज भी हालात यही है। आज भी लोग यही कहते हैं कि हम कुर्बानी क्यों दें। कुर्बानी देने का काम तो सिर्फ सैनिकों का है। अब हम यहां पर 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि जब कोई आतंकवादी इजराइल के किसी विमान को हाईजैक करता है तो वहां की सेना और सरकार उनके साथ क्या सलूक करते हैं और भारत को इजराइल से क्या सीखना चाहिए। जब IC-814 का अपहरण हुआ था तब बंधकों के परिवार वाले बेचैन हो गए थे और सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। सबकी शिकायत थी कि सरकार फैसला नहीं ले पा रही, लेकिन ये लोग किस फैसले की बात कर रहे थे? सब एक ही फैसला होते हुए देखना चाहते थे, एक ही फैसला सुनना चाहते थे और वो था किसी भी कीमत पर हमारे घर वालों की वापसी। फिर भले ही देश की सुरक्षा से समझौता करना पड़े, आतंकवादियों को रिहा करना पड़े, कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना पड़े और चाहे पाकिस्तान के सामने घुटने ही क्यों ना टेकने पड़े। सरकार के पास दूसरा विकल्प क्या था? अगर सरकार विमान में कमांडोज भेजने का फैसला कर लेती और आतंकवादी विमान को उड़ा देते तो क्या इन लोगों को यह मंजूर होता? और तब देश के लोग क्या करते? यह विकल्प असल में था ही नहीं, क्योंकि हमारे देश के लोगों की भावनाएं अब भी सबसे पहले खुद से जुड़ी होती हैं, फिर अपने परिवार से और फिर
कई लोग राष्ट्रवाद की भावनाओं का इस्तेमाल सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं। शांति काल में राष्ट्रवाद की ऐसी नकली भावनाएं कुछ लोगों को रोजगार देती हैं, तो युद्ध काल में कुछ लोगों को नकली राष्ट्रवाद के सहारे उत्तेजना का एहसास होता है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च के मुताबिक युद्ध काल में लोगों के शरीर में एड्रेनल हार्मोन का रिसाव तेज हो जाता है और लोग उत्साह से भर जाते हैं। लेकिन यह उत्साह कई बार नकली होता है, क्योंकि जैसे ही लोगों के सामने अपना परिवार बचाने या देश बचाने का विकल्प आता है तो लोग अपने परिवार को ही चुनते हैं। लेकिन इजराइल जैसे देश में ऐसा नहीं होता। इसलिए आज आपको इजराइल के उदाहरण से कुछ बातें समझनी चाहिए और सीखनी भी चाहिए। वर्ष 1976 में फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने एक यात्री विमान का अपहरण करके इजराइल के 98 लोगों को अफ्रीका के एक देश युगांडा में बंधक बना लिया था। इन बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल के सामने 53 आतंकवादियों को रिहा करने की शर्त रखी गई, यानी बिल्कुल वैसा ही जैसा कांधार हाईजैक के दौरान हमारे साथ हुआ। ये आतंकवादी इजराइल और दूसरे देशों की जेलों में बंद थे, लेकिन इजराइल ने इस मांग को मानने के बदले अपने कमांडोज को ही युगांडा भेज दिया और सिर्फ 90 मिनट के ऑपरेशन में लगभग सभी बंधकों को रिहा करा लिया। हालांकि इसमें इजराइल के एक कमांडो और 3 बंधकों की जान चली गई थी, लेकिन इससे दुनिया के सबसे शानदार एंटी टेरर मिशन में से एक माना जाता है। इस ऑपरेशन की तैयारी में करीब 1 हफ्ते का समय लगा, लेकिन इस दौरान बंधकों के परिजनों ने कभी भी इजराइल में धरना प्रदर्शन नहीं किया, अपनी सरकार पर दबाव नहीं डाला। इसी तरह वर्ष 1972 में फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने एक विमान का अपहरण करके इजराइल के टेल अवीव में बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतार दिया। 21 घंटे के बाद इजराइल के कमांडोज ने सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया। इस ऑपरेशन में इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल थे, जो उस समय इजराइल की स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे। यानी आतंकवाद के ऐसे ही खतरे का सामना इजराइल भी करता रहा है, लेकिन वहां सरकार और देश की जनता आतंकवादियों की मांगों के सामने आसानी से झुकती नहीं है।